सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से और अफ़गान ताल्लुकात में एक बड़ी रुकावट अफ़गान सरजमीन का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल है। इसकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान ने तवील सरहद पर बाड़ भी लगाई, लेकिन फिर भी हमले जारी हैं। फितनतुल हिंदुस्तान TTP के धड़ों ने जनवरी से मार्च के दौरान मजमूई तौर पर तकरीबन 80 दहशतगर्दाना हमले किए हैं, जबकि 28 जून शिमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी काफ़िले पर खुदकुश हमले में 16 फ़ौजी जवान शहीद हो गए। इसके चंद रोज़ बाद ही बाजोड़ में असिस्टेंट कमिश्नर समेत 5 सीनियर एहलकार बम धमाके में जाँ बहक हुए। पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और अब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफ़गान हुकाम से इस मामले पर अहम मुलाकातें की हैं। वज़ीर दाखिला की अफ़गान हम मनसब सिराजुद्दीन हुकानी से मुलाकात में बॉर्डर मैनेजमेंट पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर भी इत्तफाक हुआ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक्शन लिए बगैर CPAC पर बात नहीं होगी। अब किस हद तक सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है, इसी पर बात सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब और सीनियर एनालिस्ट ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शाह साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। और ये जो हम इस वक्त सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि जो दहशतगर्दी जिसके लिए हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जंग लड़ रहा है, लेकिन ये सिर्फ अब पाकिस्तान का नहीं बल्कि चाइना का भी इसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न पाया जाता है। वो ये कि चाइना ने पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट अब अफ़गानिस्तान में भी कर रखी है। तो ऐसे हालात में क्या आप आने वाले दिनों में मज़ीद डेवलपमेंट्स इन अ पॉजिटिव वे देख रहे हैं कि दोनों ममालिक जो है सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जिस तरह से कोशा हैं, क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में पाकिस्तान और चीन के लिए एक CPAC का जो प्रोजेक्ट है BRI का, वो एक लाइफ लाइन है खासतौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। और दूसरा जो हमारा मगरबी बॉर्डर है वो बड़ा अहमियत का हामिल इसलिए होता जा रहा है कि इसके थ्रू ही ये तमाम तिजारत होगी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक, रशिया तक, और फिर आप कनेक्ट करेंगे दूसरी तरफ जाके यूरोप और सारे दूसरे मुल्कों को थ्रू दिस नेटवर्क। अब पाकिस्तान और चीन का जो इंटरेस्ट है, और इस वक्त तक रशिया के बाद शायद पाकिस्तान और चीन दूसरे ऐसे ममालिक हैं जो कि एम्बेसडर एक्सेस देंगे, एम्बेसी, और ख़ासतौर पर अफगानिस्तान की जो काबुल हुकूमत है उसको एक्सेप्ट करने की तरफ भी जाने का इम्कान है, और ये एक्सपेक्टेशन है काबुल हुकाम की भी। लेकिन दूसरी तरफ देखें, चाहे वो EHP का एग्रीमेंट है या UAP का है या ट्रांस पाइपलाइन है, कासा 1000 है, ये तमाम प्रोजेक्ट और CPAC वो लिंक्ड है सिक्योरिटी के साथ। और पाकिस्तान को जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है वो है लॉ एंड ऑर्डर की, क्योंकि जब से गर्मी का मौसम शुरू हुआ है आपने देखा कि वेस्टर्न बॉर्डर से वो जो दहशतगर्दों की तश्कीलें हैं या उनकी इंट्रूजन है वो बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर नॉर्थ वजीरिस्तान देखें, साउथ वजीरिस्तान देखें, और यहाँ तक कि इवन अब आपने अजरबैजानी दहशतगर्दों को यहाँ पे मारा। अब तो आप देख रहे हैं कि TTP अपने टेंटिकल्स एक्सपेंड कर रही है बांग्लादेश के अंदर, और जो राह का नेटवर्क था वो कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश में डिस्टेबलाइजेशन करे, और 2 जो दहशतगर्द मारे गए थे बॉर्डर के ऊपर उनका ताल्लुक बांग्लादेश से बताया जाता है। तो ये ओवरऑल एक हम समझते हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल की टेररिज्म जो है इस तरफ हो रही है। अब इम्पोर्टेंस इसलिए है कि यहाँ अब अमेरिका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का इजहार कर रहा है वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। दूसरा, उनका जो काउंटर चाइना पॉलिसी है वो बड़ी फोकस्ड है, वो रहना चाहते हैं इस खित्ते के अंदर। रशिया को वो यहाँ से देखना चाहते हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में उनके इंटरेस्ट है, तो वो भी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहे हैं। चाइनीज बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पहले कर चुके हैं। आज मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो रेकोडेक प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो अपना जो इंटरेस्ट है शो किया है, और बड़े पैमाने पर आइंदा दिनों में हम देखेंगे 2025 के बाद वो भी इधर आने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मेरे ख्याल में ये तमाम चीजें उस वक्त होंगी जबकि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। आपकी बिल्कुल डायरेक्ट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो उस वक्त तक नहीं आ सकती, CPAC उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक अफगानिस्तान की सरजमीन इस खित्ते में इस्तेमाल नहीं होती, चाइनीज इंटरेस्ट को हिट नहीं किया जाता, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं, पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हिट नहीं किया जाता, तो ये तमाम चीज़ें आगे प्रोग्रेस करेंगी। और अब अमेरिकन के आने के बाद हम देख रहे हैं कि अमेरिकन इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और बियॉन्ड जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स होंगी वो होगी डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक और मिनरल एक्सप्लोरेशन की। तो ये तमाम चीज़ें उस वक्त ही होती है जब हम बड़ा क्लियर मैसेज दे दें अफगानिस्तान को कि या तो
वो बहैसियत स्टेट इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर वो नहीं करते तो फिर पाकिस्तान और चाइना को इजाजत दी जाए कि वो इन दहशतगर्दों के ठिकानों को टारगेट करें। और इट्स लाइकली अगले 20-25 दिनों में आप देखेंगे कि शायद अगर अफगानिस्तान नहीं रिस्पॉन्ड करता तो फिर मुझे लगता है कि एक कलेक्टिव किस्म की जो है वो काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी पाकिस्तान जो है वो कंटिन्यू करेगा, जिसमें अक्रॉस द बॉर्डर हम समझते हैं कि टारगेटेड ऑपरेशन हो सकता है। बिल्कुल ठीक। इत्तेशाम साहब, जैसे कि अफगानिस्तान से तो हमारी इंगेजमेंट्स काफ़ी बढ़ चुकी हैं, लेकिन उस तरह से नताइज सामने नहीं आ रहे। अब शाह साहब ने जो बात की कि मिनरल्स में अमरीकियों का इंटरेस्ट वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, और इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि काबुल में जो असलहा 2021 में अमरीकियों की जानिब से इनखला के वक्त छोड़ दिया गया था, वही अब टीटीपी इस्तेमाल करिए दहशत गर्दाना हमलों में, और पाकिस्तान ये मामला हाईलाइट कर चुका है। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि ये अमेरिका के सामने इस चीज़ की एक तो याद दहानी कराई जाए ताकि वो इस मामले में कोई काम करे, और एक तो ये असलहे से जब डीवेपनाइज वहाँ से किया जाएगा तो ये मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। दूसरा, अफगान गवर्नमेंट पे, अफगान तालिबान पर किस हद तक प्रेशर बिल्ड होगा? देखिए, हम ना अफ़गानिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के मगरबी बार्डर की बात की जाए तो ये बड़ी तेज़ी के साथ कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट जो है ना ममालिक का जो हो रहा है रीजन के बियॉन्ड दिस रीजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज हम जब बात कर रहे हैं तो एक दहशत गर्दी जो है ना टेररिज्म के हवाले से आज हम देख रहे हैं कि चाइना, रशिया, अमेरिका, सेंट्रल एशिया, ये सारे के सारे दे थिंक अलाइक। उनका ये ख्याल है कि ये दहशत गर्दी जो है ना, ये मगरबी बॉर्डर है, हिंदुस्तानी हमारा तो ईस्टर्न बॉर्डर पे तो इशू चल रहे हैं, मगरबी बॉर्डर जो है ना वो सबके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अभी देखें आप, पिछले हफ्ते जो मुलाकात हुई थी 6 ममालिक की, जिसमें 4 सेंट्रल एशियन ममालिक थे, पाकिस्तान था और अमरीका था। देखिए, सेंटकॉम के चीफ माइकल कुरेला जो है ना वो आए हुए थे। मुझे ज़ाती तौर पर कुछ बातों का इल्म हुआ है किस तरीके से ये मुलाकात हुई, इनकी मीटिंग होती है। वो 1 पॉइंट एजेंडा जिस पे बात की जाती है वो कि जी दहशत गर्दी है। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि जी हमें बड़ी कोलैबोरेटिव अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बड़े नेशनल, रीजनल और ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसकी इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं। सारे मुल्क जो है ना, अभी देखें जो छोटे ममालिक हैं सेंट्रल एशियन स्टेट, उनको भी लग रहा है कि जी उनके मामलात भी जो है ना ख़राब हो रहे हैं, दहशतगर्दी का जहाँ ख़तरा उनको भी लग चुका है। और चाइना जो चाह रहा है कि जी अपना सिल्क रूट के ज़रिए हम यूरोप तक पहुंचना है, तो वो पहुंचना उनका मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अमेरिकन जो एक ज़माने में था और एक बड़ी हद तक तो है कोई चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी हिंदुस्तान को तैयार करना, लेकिन इस मसले पे सारे एक तरह बैठ रहे हैं। अभी देखें, इनिशियल जो टॉक्स टैरिफ के मामले में यूरोप में हो रही हैं वो बड़ी हद तक कामयाब हुई हैं चाइना अमेरिका की, और बुनियादी तौर पे कहा जा रहा है कि अब फोकस उनका ये है कि ये दहशत गर्दी और ख़ास तौर पर ये जो कहा जा रहा है अफ़गानिस्तान में सेफ हेवन है, इनके ख़ात्मे के लिए जब सस्टेन बुनियादों पर अगर काम नहीं होगा तो पाकिस्तान के अलावा बाकी जो ममालिक हैं सेंट्रल एशिया के, और फिर उसमें ईरान भी आगे आ जाएगा, टर्की भी, ये अपने कंसर्न का इजहार कर रहे हैं। देखिए, हम ना तेज़ी के साथ तो जो चीज़ डेवलप हो रही है ना, कंसेंसस बन रहा है, और पाकिस्तान ने ना सिर्फ माइकल कुरेला बल्कि चारों जो और सेंट्रल एशियन स्टेट थे उनको बाकायदा सबूत दिए। वही सबूत बड़ी हद तक जो हम देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब दे के आए हैं, उससे पहले इसहाक डार साहब अफगान तालिबान को दे के आए हैं कि किस तरीके से NDS और रॉ जो है ना वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, और हिंदुस्तान किस तरीके से ख़ास तौर पे अभी ऑपरेशन संदूर की भरपूर नाकामी के बाद अब उनका फोकस यह है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी को आवाज़ दी जाए। तो मगरबी बॉर्डर के हवाले से अच्छी बात हमने जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, चाइना और अमेरिका का इंटरेस्ट एक जगह होना, और वो माइकल कुरेला ने जो आके बातें की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जी हमें बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि ये खित्ता अब जिस तरीके से गर्म हो रहा है और दहशत गर्दी का ख़ात्मा यहाँ पे नहीं हो रहा, और मुसलसल पाकिस्तान भी शिकायत कर रहा है, चाइना भी शिकायत कर रहा है, सेंट्रल एशियन भी स्टेट भी शिकायत कर रही हैं। तो इसको रोकने के लिए हमें एक कोलैबोरेटिव अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी, जिसके लिए कंसेंसस हुआ। अब ये है कि जिस तरीके से सबूत पाकिस्तान ने पहले अपना देख रहे हैं कि चाइना और अमेरिका और बाकी ममालिक को दिए थे, अब इन सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी दिए। उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि पेपर जो है ना वो एक दूसरे को दिए गए कि जी हमने दहशत गर्दी के हवाले से क्या करना है। तो हम ना इस वक्त तो सारी दुनिया परेशान है। उसके अलावा हम ना देखें ना, अब जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप को आप जो कुछ मर्जी कहते रहे कि जी लावाली हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन उनका फोकस तो है कि जंगें नहीं होनी चाहिए, दहशत गर्दी का खात्मा होना चाहिए। वो अमेरिका फॉरएवर वॉर से निकलना चाह रहे हैं। वो कहते हैं जी भले $2 ट्रिलियन की हमारी डिफेंस
जो है ना वो हमारी इंडस्ट्री है, लेकिन हमें दुनिया में अमन कायम करना है। 26वीं दफ़ा उन्होंने कल फिर कहा है कि जी मैंने जंग बंद करवाई है, और फिर कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान भी जंग बंदी की बात कर रहे हैं। तो उस सारे तनाज़र में मेरा ख्याल है जो विन विन सिचुएशन आमना बन रही है, वो बड़ा शदीद दबाव आने वाला मज़ीद जो है ना तालिबान हुकूमत पे। देखिए उनको रिकगनाइज़ कोई नहीं कर रहा, रशिया ने कर लिया है, लेकिन एक जिसको कहते हैं ऑलिव ब्रांच ऑफ़र की है पाकिस्तान ने भी और सऊदी अरब ने भी कि अगर आप बिहेव करेंगे तो हम भी शायद, वैसे तो एम्बेसडर लगाए हुए हैं हमने वहाँ पे, लेकिन यह है कि अगर आपकी तरफ से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता और एश्योरेंसेज नहीं दी जाती तो फिर ये तो अबूरी हुकूमत 3.5 साल की जो होगी इसको कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। अच्छी बात है अमेरिकन भी ऑन बोर्ड हैं और बाकी ममालिक भी हैं। मेरा ख्याल है बड़ा शदीद आमना दबाव आएगा अपना सेफ हेवन को खात्मे के लिए तालिबान के ऊपर। जी शाह साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हम ना एक जो आखिरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब इस वक्त अगर आप देखें तो तालिबान की हुकूमत खुद TTP से नाला है, बल्कि इनको बड़ा क्लियरली मैसेज दिया गया है। दूसरा, कल जो सुप्रीम लीडर हैं अफगानिस्तान के, काबुल तालिबान के, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है कि जितने भी अफगान तालिबान हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, दोहा में हैं, और उनकी फैमिलीज चाहे वो दूसरे ममालिक में हैं, उन्हें फ़ौरन यहाँ पे वापस आना है। और बाकायदा उनको नोटिफिकेशन दिया गया है कि इसके बाद जो भी अफगान तालिबान या उनकी फैमिलीज वापस काबुल नहीं आती, उनका आना बड़ा ज़रूरी है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये एक नेक्सस को तोड़ेगा जो कि TTP और इन अफगान तालिबान के दरमियान थे, और ये उस खदशे की बिना पर किया गया है कि शायद कुछ जो अंदरूनी तौर पे तालिबान के अंदर ग्रुप्स हैं वो TTP को शेल्टर भी कर रहे हैं अक्रॉस बॉर्डर दोनों साइडों पे। यहाँ की फैमिलीज उनको कर रही हैं, उनकी फैमिली इनको कर रही हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में डिसाइसिव तरफ हम जा रहे हैं। अगर तालिबान खुद एक्शन नहीं भी लेते, जब ये तालिबान अफगान तालिबान की फैमिलीज विड्रॉ करेंगी और अफगानिस्तान वापस जाएंगी, तो फिर इट इज़ लाइकली कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज हों या अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज हो, वो मिलकर एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करेंगे। अगर मैं एक जुमला में कहूँगा कि अफगान तालिबान के दबाव एक और जो है ना, ये हालिया जंग हुई है ईरान के साथ और आपने देखा इजराइल वाली, उसमें 4-4.5 लाख जो उन्होंने अफगानियों को बाहर उठा के भेजा अपना अफगानिस्तान, तो वहाँ पे भी कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान बड़े परेशान हैं कि जी पाकिस्तान पहले ही 5 लाख अफगानियों को निकाल चुका है, 4.5 लाख को और निकालने का प्लान कर चुका है। इधर से 4.5 लाख जो है ना ईरानियों ने धक्का दे के भेज दिए। वो कह रहे हैं हमारे वसाइल कम है, हमारी भी मुश्किल, ये सारा का सारा दबाव उनके ऊपर आ रहा है किसी तरीके। जी 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 शाह साहब, टेक्निकली शाम साहब अगर इजाज़त दें, असल में मेरे ख्याल में 3-4-5 सूबों के अंदर टारगेटेड, जैसे नूरिस्तान है, आपका पक्तिया है, पक्तिका है, खोस्त है और निंगरहार, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कम से कम 20 से 25 टारगेट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ एक बड़ी कंसंट्रेशन है इन दहशतगर्द या जो TTP से एफिलिएटेड हैं या आपके जो TIP तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी के जो मिलिटेंट्स हैं, क्योंकि चाइनीज़ ने जो कोऑर्डिनेट्स अभी तक फराम किए हैं उसके मुताबिक इन तमाम की मैपिंग हुई है। और ये मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो मेरे ख्याल में हैंड ओवर भी कर चुके हैं, जैसे शाम साहब कह रहे हैं, ये तमाम इंटेलिजेंस शेयरिंग हो चुकी है। अफगान हुकाम या अफगान तालिबान वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन जो अब सूरत नजर आ रही है, लगता ये है कि कुछ एरियाज के अंदर उनका इन्फ्लुएंस नहीं है, या वो एक्शन इसलिए नहीं ले सकते कि खतरा है कि जो TTP और अफगान तालिबान के बहुत सारे ग्रुप वो IS के साथ शामिल होने का उनका खदशा है। 20 से 25 के करीब शहर ऐसे जो अलकायदा और IS के कंट्रोल कर रही है तमाम सूबों के अंदर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी। अगर टारगेटेड ऑपरेशन होता है तो मेरे ख्याल में न्यूट्रलाइज करने में और थ्रेट को खत्म करने में बड़ा अहम जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जी आमना, थैंक यू सो मच। जाहिर शाह शराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे। ब्रेक के बाद इकोनॉमी से रिलेटेड खबर है, उसको हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने शरह सूद को 11% से कम करके 9% करने का मुतालबा किया है और एक्सपर्ट्स की ये राय है कि स्टेट बैंक से 50 बेसिस पॉइंट्स कमी की तवक्को की जा रही है जिसका हतमी फैसला 30 जुलाई के इजलास में होगा, यानी कल होगा। स्टेट बैंक ने जून 2024 में शरह सूद को 22% की बुलंद तरीन सतह से कम करना शुरू किया। मार्च तक 10% पॉइंट्स कमी की गई, मगर ईरान इजराइल जंग के दौरान जून में ये अमल रुक गया था। इससे पहले मई की अगर हम बात करते तो 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हुई। अब महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर और ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं हुकूमती दावों के मुताबिक, जो माशी बेहतरी की अलामत बताए जाते हैं। ऐसे में अभी जो मुतालबा सामने आ रहा है एप्टमा की जानिब से, ये किस हद तक दुरुस्त है और किस टिक है, सिचुएशन को देखते हुए इसी पर बात करने के लिए एहतशाम साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है कामरान अरशद साहब, चेयरमैन एप्टमा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच कामरान साहब। सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूँगी
ये कल जो MPC का इजलास होने जा रहा है, आपकी एंटिसिपेशन या एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये सिंगल डिजिट में जो आप लोगों का मुतालबा है किस हद तक आप देख रहे हैं? और दूसरा ये कि लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो इम्पोर्ट्स में इस वक्त सर्ज है या हमारी करेंसी पर जो दबाव है, इसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा हुकूमत को, तो वो उसी मुताबिक फैसले करेगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, हम ये मुतालबा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो आपकी शरह महंगाई है, जिसे आप इन्फ्लेशन कहते हैं, वो 5% या बिलो पे चली गई है। एंड जैसे आपने अभी खुद कहा कि वो 9 साल की कम तरीन सतह पे चली गई है, तो हमने जिस तरह इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है कि शरह सूद एंड शरह महंगाई का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। तो रियल इन्फ्लेशन अगर इतनी कम है तो रियल इंटरेस्ट रेट को उससे 2 से 3% ज़्यादा होना चाहिए, उससे ज़्यादा का जवाब बनता नहीं है, पहली बात। दूसरा, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब के इंटरेस्ट रेट्स हमसे कम है, तो हम अगर अपना इतना हाई इंटरेस्ट रेट रखेंगे डबल डिजिट में, तो अपनी महंगाई एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। यानी कि आप अपना महंगा इंटरेस्ट रेट अपनी प्रोडक्ट पे डाल के एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, पूरे रीजन में बिजली भी हमारी सबसे महंगी, गैस भी हमारी सबसे महंगी, लिहाजा हमें कुछ ना कुछ रिलीफ चाहिए। हम किसी किस्म की कोई अनड्यू फेवर नहीं मांग रहे, इसमें सारे मुल्क का भला है, पूरे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ पाकिस्तान, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग का भला है। लिहाजा शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाया जाए ताकि आपकी इंडस्ट्री रिवाइव हो सके। अगले महीने आपको अगर एक फेवरेबल टैरिफ मिल जाता है तो उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी सिंगल डिजिट में फ़ौरन आए, तो बहुत फिस्कल ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए पाकिस्तान में। ठीक है एहतशाम साहब, ये मैं देखती रही हूँ कि जितने भी बिज़नेस से रिलेटेड लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जो शराय सूद अगर आप हुकूमत इसको कम करती है तो उनको एनुअली 1.5 ट्रिलियन से के रुपए की बचत हो सकती है। लेकिन अब बात सारी है कि अगर रूम है, गुंजाइश है, तो गवर्नमेंट इसको सिंगल डिजिट में लेके क्यों नहीं आ रही? क्योंकि एक जानिब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से ये भी दावे किए जाते हैं कि राइट ट्रैक पर है इस वक्त मईशत। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से हम सिंगल डिजिट में नहीं आ पा रहे? देखिए, हमने सबसे बड़ी वजह तो यह है कि IMF का जो हमारा प्रोग्राम है, रोज़ हम इस पर बात कर रहे होते हैं कि जो छोटी से छोटी इजाज़त हमने IMF से लेनी होती है, तो इस हवाले से तो बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका है कि जी नहीं, इंटरेस्ट रेट जो है ना वो तेज़ी के साथ नीचे कम नहीं होगी। ये तो इतना ज़्यादा दुनिया में जिस तरीके से अभी कामरान साहब ये बता रहे थे कि महंगाई का और इंटरेस्ट रेट का दोनों का चोली दामन का साथ है। अब ये कैसे हो सकता है कि जुलाई के महीने में 3.5 से 4.5% अगर आपकी इन्फ्लेशन रहती है तो आपके इंटरेस्ट रेट 11% ही रहे? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नीचे आना चाहिए। 2% की इन्होंने बात की। जो इत्तलात आ रही हूँ, कहा जा रहा है कि 30 तारीख को जो मीटिंग होनी है उसमें ज़्यादा 50 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट 1% कम करने की बात हो सकती है। तवक्को यही है कि हो जाए, लेकिन इसके लिए भी इत्तलात यही है आमना कि ये IMF के साथ रुजू करना पड़ेगा, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ये समझती है कि जी अगर हमने इंटरेस्ट रेट कट करने शुरू किए तो महंगाई जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अजीब किस्म की जिसको कहते हैं तशरीह की जा रही है चीज़ों की, जो आपको, मुझे, आम आदमी को समझ नहीं आती। अब सवाल तो यही कि आमना कि जब कॉस्ट ऑफ बोरिंग इतनी ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी? हम एक मुद्दत से हम ये कह रहे हैं कि जी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन नहीं हो रही। अब देखें, पब्लिक सेक्टर तो ब्रोक है, प्राइवेट सेक्टर जो इंजन ऑफ ग्रोथ हो सकता है, जिसको होना चाहिए, अगर इतने ज़्यादा देखना, पाकिस्तान रीजनल इकोनॉमीज़ में वो डबल है हमारा इंटरेस्ट रेट, तो इसको तो कम करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान का आधा है, तो जाहिर सी बात है जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लोग जो है ना वो बारो करेंगे, ख़रीदेंगे, अब उधार लेंगे बैंकों से या स्टेट बैंक से, उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। तो हम एक मुद्दत से हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा। उसकी वजह ये कि बोरिंग इतनी ज़्यादा है। कहाँ से इतनी ज़्यादा बोरिंग करने के बाद फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितनी मुश्किल है। फिर यही बात जो रोज़ होती है, बिजली भी महंगी है, गैस भी महंगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की और जो सहूलतें मिलनी चाहिए वो प्राइवेट सेक्टर में लोगों को नहीं मिल रही। कामरान साहब, अभी जो हम कल के इजलास की बात करें, वैसे एक तो हो गया ना कि आपका मुतालबा क्या है, लेकिन आपकी वैसे एक्सपेक्टेशन से हट के आपकी एंटिसिपेशन या प्रेडिक्शन क्या है कि ये कहाँ तक जाएगा? इंटरेस्ट रेट कितने % तक कम कर सकते हैं? देखिए, क्वेश्चन इनके पास है कि इसको ये फ़ौरन 9% पे लाएं, 200 बेसिस पॉइंट गिराएं। आपने अपनी इकोनॉमी को शॉक थेरेपी देनी है। शॉक थेरेपी के थ्रू आप मुल्क सीधा करेंगे। ये इस वक्त अमेरिका में जो सदर ट्रंप साहब का सबसे बड़ा डिस्प्यूट है वो अपने सेंट्रल बैंक या US फेडरल रिजर्व के गवर्नर के साथ है। वहाँ भी एग्जैक्टली यही मसला चल रहा है। वो तो 300 350 बेसिस पॉइंट कह रहे हैं कट करें, और उस पर रेजिस्टेंस आ रही है।
तो हमारी तो सिचुएशन ही डिफरेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने बात की, इम्पोर्ट्स बहुत बढ़ जाएंगी, वो बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव गलती है गवर्नमेंट की इम्पोर्ट्स को चेक में ना रखने की। इस साल आपकी एक्सपोर्ट 30 बिलियन से 32 बिलियन पे गई। वो जो 2 बिलियन आपको इजाफी मिला है उसमें आपको बताता चलूँ 1.2 बिलियन टेक्सटाइल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है, डिस्पाइट कि इंटरेस्ट रेट आपका रीजन में हाईएस्ट, गैस आपकी हाईएस्ट, बिजली आपकी हाईएस्ट। अब जब तेल की आपकी सबसे बड़ी इंपोर्ट क्रूड ऑयल और गैस है, गैस की इंपोर्ट्स आप रोकना चाह रहे हैं क्योंकि उसकी ऑफ टेक नहीं है, ग्रिड को बचाने के लिए आपने गैस सेक्टर को दांव पे लगा दिया। तेल की कीमतें काफी नीचे आई हुई हैं, 80, 90, $100 नहीं है, अब $70 के करीब। अच्छा कामरान साहब, माजरत के साथ मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है। देखें ना, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर कामरान साहब इस पे आप बात करें, देखिए हम रो रहे हैं एक मुद्दे से, हमारा GDP ग्रोथ रेट जो है ना पिछले 4 सालों में वो 3-2.5%, 3% से ज़्यादा नहीं हो रहा। अभी ये कहा जा रहा है कि मिनिमम 6% जब तक ग्रोथ रेट नहीं होगा, हमारी 25 करोड़ की आबादी है, जॉब क्रिएशन नहीं हो सकती, पावर्टी का खात्मा नहीं हो सकता। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत को या जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें चाहिए कि भी GDP ग्रोथ जो है ना उसको बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि लोग इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि उन्हें कम कीमत पे, कम इंटरेस्ट रेट पे अपना कर्जे मिले? एहतशाम साहब, वो बहुत ज़रूरी है और वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो देखें इंटरेस्ट, आप बजट से एक दिन पहले क्या था, बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे था। इकोनॉमिक सर्वे में आपने देखा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -3.5% थी। ये हम तो नहीं कह रहे, ये तो गवर्नमेंट ने खुद इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया। आपकी 5 जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स थी वो -3 से -30% थी। अब अगर आपने 6% ग्रोथ पे जाना है तो वो आपने कोई टी बिल्स के सर पे या कर्जों के सर पे या फोर्स टैक्स कलेक्शन के सर पे तो नहीं जाना ना। अगर आप 8 ट्रिलियन की टैक्स कलेक्शन को 12.3 पे ले गए और अगले साल, इस साल आपको IMF ने 14.3 का टारगेट दिया है, तो वो आपने टैक्स ज्यादा कलेक्ट करना है। अगर आपने टैक्स ज्यादा कलेक्ट करना है तो उसके लिए FBR को खुद इन्फोर्समेंट करनी है, ना कि जो ऑलरेडी सैलरीड क्लास है, हेवीली डॉक्यूमेंटेड एंड रजिस्टर्ड सेक्टर टैक्स नेट, मजीद उन पर बोझ डालें। बिल्कुल, उनको मजीद बर्डनाइज नहीं करना चाहिए। एंड गवर्नमेंट ने खुद जो ठीक है आपका टेक, गवर्नमेंट को खुद अपना इंटरेस्ट कॉस्ट नीचे लानी है तो बहुत लाया जाए। थैंक यू सो मच कामरान रशीद साहब। एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। हुकूमत की तरफ से अहम ऐलान सामने आया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा है कि गरीब शहरियों को हुकूमती खर्च पर कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी, जिसके तहत वकील की फ़ीस भी हुकूमत अदा करेगी। क्या ये नया इकदाम है या ऐसा निज़ाम पहले भी मौजूद है? और सवाल ये भी है कि ये इकदाम निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाएगा या सिर्फ खबरों की जीनत बनेगा? इसी पर बात करने के लिए हमाद रुहेला, लीगल एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच हमाद। सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो बड़ी खुशाइंद है क्योंकि ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते और उनको देखते हैं कि लीगल क्राइसिस का सामना रहता है, तो वो इन मामलों को देखते हुए अगर ये इकदाम उठाया जा रहा है तो ये बहुत ही खुशाइंद है। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक अहम मरहला है। आप समझते हैं मुकम्मल तौर पर ये हो पाएगा? मैं आपकी बातों से 100% इत्तेफाक करता हूँ। ये खबर मेरी नजर से भी पिछले हफ्ते गुजरी थी जब ये बात की गई। अच्छी खबर है, मुस्बत बात है, मुस्बत पहलू है, मुस्बत सोच है जिस तरफ इशारा किया गया है चीफ जस्टिस साहब ने, जिस तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। हमारा मसला ये है कि जिन पॉलिसीज पे, जिन इश्यूज पे जितनी ज्यादा बात होनी चाहिए, उन इश्यूज और उन पॉलिसीज पे हमारी बहुत ही कम बात होती है। अब अगर बात की जा रही है तो हम उम्मीद कर सकते हैं, अवाम को उम्मीद दिला सकते हैं कि आने वाले वक्त में शायद उन लोगों की तादाद कुछ कम हो जाए जो सिर्फ पैसे ना होने की वजह से इंसाफ से दूर रहे हैं। तो ये उम्मीद जरूर दी जा सकती है। जहां उम्मीद दी जा सकती है, जहां हम अवाम को उम्मीद दे रहे हैं, वहां हम अवाम से के लिए सवाल का हक भी हमें जरूर मांगना चाहिए। और सवाल जैसा आपने उठाया कि क्या ये कोई नई बात है, क्या इससे पहले कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद था या नहीं था, और अगर था तो उसकी कारकर्दगी क्या रही, हमें उसके ऊपर जरूर सवाल उठाना चाहिए। पहले सवाल का तो जवाब ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। इस बारे में बहुत काम पहले भी महदूद पैमाने पे स्कैटर्ड तरीके से जरूर होता रहा है। मैं आपकी तवज्जो, आपके सुनने वालों की तवज्जो अथॉरिटी की तरफ दिलवाऊंगा जो लीगल एड जस्टिस अथॉरिटी के नाम 2020 में बनाई गई थी। इसको ये मैंडेट सौंपा गया था कि आप नादार लोगों तक इस इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आज बहुत से लोग आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इस अथॉरिटी का नाम भी शायद पहली बार सुन रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि इस अथॉरिटी ने उस तरीके से काम नहीं किया जैसी उम्मीद इससे लगाई जाती थी। और शायद यही वजह है कि इस अथॉरिटी को अब, पहले जो कि ये ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री में रखी गई थी, अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर कर दिया गया है।
इस अथॉरिटी से बहुत पहले लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स एक्ट मौजूद है, जिसके तहत तमाम मुल्क में बार काउंसिल जितनी भी हैं उनको कहा गया है कि आप भी ऐसा मैकेनिज्म बनाइए कि लोगों तक इंसाफ यकीनी हो सके, कोई भी शख्स पैसे कम होने की वजह से इंसाफ से दूर ना रहे। इस तमाम बार काउंसिल्स ने प्रोविंशियल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसी कमेटीज बनाई जिनको लीगल एड कमेटी कहा जाता है, इनको एक्टिवेट किया गया और ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे काम कर रही हैं। इस वक्त हम खबरें ये भी देख रहे हैं कि पंजाब में इन कमेटीज को दोबारा एक्टिवेट करने की बात की जा रही है कि वो जेलों का मुआयना करें कि कोई कैदी इस वजह से ना रह जाए कि उसके पास लीगल रिप्रेजेंटेशन के पैसे नहीं है, इस वजह से सजा ना भुगतता रहे। फिर इसके बाद हमारे सामने आती है लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने भी कुछ कमेटीज बनाई हैं जिनको लीगल एम्पावरमेंट कमेटी कहा जाता है। ये दोनों कमेटीज अगर देखें तो इस पर कमोबेश 132 इजला में काम कर रही हैं। इन कमेटीज को फंड करने के लिए एक्सेस टू जस्टिस डेवलपमेंट फंड भी पहले से मौजूद है। कानून साजी की जहां तक बात है तो पंजाब में 2018 में इस बारे में कानून साजी कर ली गई थी, केपी में भी 2019 में कानून साजी कर ली गई थी और सिंध ने एक कदम आगे जाके एक ऐसा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सामने रखते हुए एक ऐसा इदारा बनाया है जहां पर आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हो तो उनको फोन कर सकते हैं और फोन के ऊपर आप मुफ्त कानूनी रहनुमाई भी ले सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपको कानूनी मावलत भी चाहिए तो उसका भी उन्होंने एक तरीकेकार वाज़ेह कर दिया है। तो अगर ये तमाम तरीकेकार वाज़ेह हैं और तमाम इदारे हैं और कवानीन मौजूद है तो फिर आखिर अब तक वो कारकर्दगी क्यों नहीं आ रही जिसकी हम उम्मीद लगा रहे हैं, जिसकी हम उम्मीद आगे भी लोगों को दे रहे हैं। तो मेरे नजदीक इसकी सबसे बड़ी वजह ओनरशिप का लैक है, ओनरशिप का फुकदान है। इन इदारों को प्रॉपर्ली ओन नहीं किया गया। ओनरशिप का मतलब ये नहीं है कि इनको फंड नहीं किया गया। जिस हद तक फंडिंग जरूरी होती है किसी इदारे के लिए, उस इदारे के लिए ओनरशिप का मतलब है कि आप मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी बनाएं, आप इवैल्यूएशन का मैकेनिज्म बनाएं, आप एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाएं ताकि उस इदारे की कारकर्दगी को भांपा जा सके, नापा जा सके, कोई मेजरेबल KPIs उसको दें। आपके सुनने वाले बहुत हैरान होंगे शायद ये जानकर कि इन कमेटीज को जो फंडिंग दी जाती है उसका बहुत सारा हिस्सा अंडर यूज रह जाता है, अंडर यूटिलाइज रह जाता है। मेरे पास रीसेंट लेटेस्ट कोई डेटा नहीं है लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक मुझे पता चला था कि सिंध में 40%, पंजाब में 46%, इस्लामाबाद में 52%, केपी में 55% और बलोचिस्तान में 60% फंड्स को यूटिलाइज ही नहीं किया गया। अब इसके दो वजह सामने आती हैं, या तो हमारी आवाम बहुत अमीर हो गई है कि उसको इमदाद की जरूरत नहीं है, जो हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, या फिर इन इदारों को ओवर फंड किया जा रहा है। बजट की सूरत हाल देख के, मीशत की सूरत हाल देख के भी हमें लगता है कि ऐसा भी यकीनी नहीं है, इनको ओवर फंड नहीं किया जा रहा है। यकीनी तौर पर ये इदारे उस तरीके से फाल नहीं है जैसे इनको होना चाहिए। इन इदारों का फाल होना क्यों जरूरी है? अगर आप अपने आर्टिकल्स की तरफ देखते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं, आइन में लिख दिए गए हैं, उसके आर्टिकल 4 में लिखा गया है कि हर शख्स के साथ जो भी मामलात किए जाएंगे वो कानून के मुताबिक किए जाएंगे। फिर आर्टिकल 10(a) को आप देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि हर शख्स को फेयर ट्रायल देना स्टेट की जिम्मेदारी है। फिर आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि तमाम शहरी कानून की नजर में बराबर हैं। जब आप इन तमाम चीजों को यकजा करके पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ड्यू प्रोसेस कितना जरूरी है। और ड्यू प्रोसेस उस सूरत में ही मुमकिन है कि जब हर शख्स अगर अदालत जाए तो उसको ये इशू ना हो कि वो फाइनेंसेस उसके पास नहीं है और वो वकील को अफोर्ड नहीं कर सकता। जहां आइन में ये बात लिखी गई है वहां इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस में भी इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, इंटरनेशनल लॉ में भी इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के अगर आप आर्टिकल्स पढ़ें तो उसके अंदर आपको पता चलता है कि ये लीगल एड फेयर ट्रायल का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल हिस्सा करार दी गई है। इसी तरीके से यूएन के प्रिंसिपल्स देखिए जो उन्होंने लीगल एड के मुतालिक वाजे किए हैं, उसके अंदर ये हर स्टेट को पाबंद किया गया है कि वो ऐसी अथॉरिटीज, ऐसे इदारे अपने अंदर बनाएं, अपने मुल्क में बनाएं ताकि लोगों को इंसाफ फौरी और सस्ता मुहैया किया जा सके। और लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस होना भी बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे इदारे यहाँ पर मौजूद हैं या उनसे हम ये रहनुमाई ले सकते हैं, मदद ली जा सकती है। जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि इस अथॉरिटी का नाम जो कि इस वक्त मुल्क में काम कर रही है, उस अथॉरिटी का नाम भी शायद बहुत लोगों ने अभी तक नहीं सुना। तो क्लियरली हम लोग अब उस तरीके से हमारे इदारे उस तरीके से पब्लिक रिलेशनिंग नहीं कर रहे जिनकी उनसे उम्मीद की जाती है। तो अगर हमें देखना है कि इदारे कैसे काम करते हैं तो हमें इंटरनेशनल देखना चाहिए। हमारी भारत के साथ सिर्फ जंग असले की नहीं होनी चाहिए, बारूद की नहीं होनी चाहिए, हर मैदान में जंग होनी चाहिए। उनका इदारा है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, हमें उसको भी ऑब्जर्व करना चाहिए। हमें इंग्लैंड की तरफ देखना चाहिए, वहां लीगल एड एजेंसी है वो कैसे काम करती है। वहां पर हर एप्लीकेंट को एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाता। वहां पर मीन्स टेस्टिंग और मैटर टेस्टिंग का एक मैकेनिज्म है रखा गया है, यानी कि मीन्स टेस्टिंग। जी
बिल्कुल ऐसा ही है, हमें बाकी ममालिक को देख के उनसे सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच हमाद रोहिला, इस हवाले से हमारे साथ बात देख लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। कुछ गज़ा की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं, जहां पर 88 बच्चों ने भूख से बिलक बिलक कर जान दे दी है। भूख से मरते बच्चों की बेबसी आलमी ज़मीर पर सवालिया निशान है, क्योंकि गाज़ा में कहत अब सिर्फ खबर नहीं, इंसानी तारीख का स्याह तरीन बाब बन चुका है। अमरीकी सदर ट्रंप की बात करते हैं, जिन्होंने इतराफ़ कर लिया है कि कहत की हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी ही जानिब यही अमरीका फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर शदीद रद्द-ए-अमल देकर अपनी दोहरी पॉलिसी का इजहार कर रहा है। उधर सऊदी अरब ने भी दो टोक अल्फाज में ऐलान किया है कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होती, इसराइल से ताल्लुकात मुमकिन नहीं हैं। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने यह मुतालबा किया है कि हमास गाज़ा पर कंट्रोल ख़त्म करे और हथियार डाले, ताकि एक मुत्तहिदा फ़लस्तीन आलमी बरादरी के सामने आ सके। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने कहा है कि फ़लस्तीन को फ़ौरी तौर पर UN की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। ऐसे में अब क्या सिचुएशन बनेगी, और सीज़ फायर के हवाले से जो सदर ट्रंप की UK के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात है, अग्री किया है, उसके बाद सीज़ फायर हम कब तक होता हुआ देख रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनका तज्जिया लेते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम करेंगे आपको प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक तो हम देख रहे हैं कि जो अब मामलात बन चुके हैं वहाँ पर स्टारवेशन के हवाले से, ऑल्दो अब थोड़ी सी एड के हवाले से जो प्रेशर बिल्ड हुआ, फिर उस पर कुछ हमने देखा कि इजराइल ने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे शो करवाई है, लेकिन साथ ही साथ सीज़ फायर को लेके बहुत प्रोलॉन्ग किया जा रहा है इस मामले को। और अब हम देख रहे हैं कि अग्री तो किया है, लेकिन अमेरिका का जो फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीन को अलग रियासत तस्लीम करना, इस पर जो रिएक्शन आना है, उसके बाद आप सीज़ फायर के लिए कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? जी, सीज़ फायर तो कोलों के साथ आता जाता रहेगा। पहले भी सीज़ फायर कुछ दिनों के लिए हुआ था, लेकिन इजराइल का जो असल मकसद है वो जब तक उसको हासिल नहीं करेगा, जो नेतन्याहू एक मरतबा नहीं कई मरतबा कह चुके हैं और सपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसमें बहुत दफ़ा ये बात जिक्र हो चुका है कि इसको एक होना चाहिए और वन स्टेट इंस्टेड ऑफ टू स्टेट की बात करते रहे हमेशा। और क्योंकि वन स्टेट इंस्टेड ऑफ टू स्टेट की बात करते रहे हैं, लिहाजा मैं समझता हूँ कि इजराइल उस वक्त तक अपनी हरदर्मी से काम नहीं करे अब आ जाएगा जब तक कि इजराइल अपना मकसद हासिल नहीं कर लेता। और मकसद है क्या? बड़ी तारीखी पस मंज़र में जाएं तो बहुत पुरानी बात है, 1897 से लेकर के इजराइल ने ग्रेटर इजराइल का, यानी जो उनके ज़ायोनिस्ट हैं उन्होंने ग्रेटर इजराइल का तस्वर किया हुआ है। तो ये खैर पूरी हिस्ट्री लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपके बताता चलूँ आपके नाजरीन के लिए कि ये इजराइल ये दुनिया की आंख में धूल झोंकने के लिए ये कुछ पॉज लाता है। अभी 10 घंटे का पॉज क्या है? लोग वहाँ पहले ही मेल न्यूट्रिशन की वजह से, अपना फाका कशी की वजह से वो अपनी मौत के मुंह में जाते रहे हैं। और अभी बात कोई छोटी तो नहीं है, आज की तारीख तक तकरीबन 59,930 अफराद के करीब शहीद हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर बूढ़े और बच्चे हैं। और एक बड़ी लंबी तादाद है। तारीख गवाह है इस बात की कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 365 स्क्वायर किलोमीटर के एक छोटे से टुकड़े में इतनी ज़्यादा लोगों को जा महक कर दिया जाए। और उसमें दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि तकरीबन 300 के करीब यूनाइटेड नेशंस के वर्कर्स उनको हलाक कर दिया जाए। जर्नलिस्टों को तो सबसे ज़्यादा, और बाकी जो है वो तो खंडरात बना दिए हैं। सारों को इस चीज़ का इल्म है। अब आपकी बात आ गई कि फ्रांस ने एक अच्छा कदम लिया है। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में जो इसहाक डार साहब ने अपनी तकरीर भी फरमाई है, ठीक है, वो अल्फाज के लिहाज से तो पहले भी आप देखें कि बड़े भारी भरकम अल्फाज तुर्किया हो गया या तमाम के तमाम ममालिक वो करते रहे हैं। इससे पहले भी तो 2024 में फ़लस्तीन ने अप्लाई किया था कि हमें मेंबर बना लिया जाए यूनाइटेड नेशंस का, और 2024 में जब बनाया तो उसमें तकरीबन 140 के करीब ममालिक उसके हामी थे। 8 ममालिक ने सिर्फ मुखालफत की, अमेरिका समेत। तो उसके बावजूद, और 7 ने अब्सटेन किया, उसके बावजूद वीटो हो गया। अब तरीक़ाकार इसका ये है, आपके नाज़रीन के लिए मैं बताता चलूँ कि पहले एप्लीकेशन जब आती है मेंबरशिप के लिए तो सिक्योरिटी काउंसिल उसको एग्जामिन करता है। अब सिक्योरिटी काउंसिल में जब तक 9 वोट से 15 में से 9 वोट उसको ना मिले और कोई वीटो नहीं हो,
उस वक्त तक वो एप्लीकेशन आगे जा ही नहीं सकती। तो लिहाजा जनरल असेंबली में, तो लिहाजा ये मामला तो है, या आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। ये कॉन्फ्रेंस जितनी भी कर ले, इससे ज्यादा बड़ी और क्या बात। और इसमें वीटो हम देख रहे हैं, अमेरिका इस राह में बार बार रुकावट बन रहा है। अब जो सऊदी अरब का ये स्टेटमेंट है, ये किस हद तक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, सिचुएशन को किस हद तक बदल सकता है? बात बड़ी सिंपल सी है कि जब टू स्टेट थ्योरी के सोल्यूशन के मुताबिक, जो कि ओस्लो में डिसाइड हो चुका था, अमेरिका शामिल था उसमें, उसको यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के तहत उसको मजीद इंडोर्समेंट मिल गई थी, और फिर उसके बाद जहन चेंज कर लिया, और फिर वो बात वही आ जाती कि जो ज़ायोनिज़्म की बुनियादी एक प्लानिंग थी, उस प्लानिंग से वो हटना नहीं चाह रहा है कि ग्रेटर इजराइल। अब देखिए, सारे डॉट्स और सारे नुक्ते तो उसी तरफ मिलते हैं ना। अब रहा सऊदी अरब की बात, सऊदी अरब बिल्कुल सही कह रहा है कि टू स्टेट थ्योरी होनी चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं। टू स्टेट, दुनिया के बहुत सारे ममालिक कह रहे हैं कि ये एक तयशुदा बात थी ओस्लो अकॉर्ड के मुताबिक 1992 में, उस पर अब हटदर्मी क्या। लेकिन इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी 2018 के दौरान भी, और अब भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान हैं, उसमें नेतन्याहू तो बहुत वाज़ेह तौर पर फरमा चुके हैं कि देयर इज नो टू स्टेट थ्योरी कॉन्सेप्ट, इट हैज टू बी वन स्टेट थ्योरी। अब क्या होगा, महसूस ये होता है कि शायद इसमें जैसे ओस्लो अकॉर्ड के तहत कुछ अरसे के लिए बगैर मेंबरशिप दिए हुए, क्योंकि मेंबरशिप अगर देते हैं फलस्तीन को, तो वो एक सॉवरन कंट्री का पूरा हक उसको हासिल हो जाता है। अभी वो ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर तस्लीम किया गया है जनरल असेंबली से, नॉट फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल। तो जनरल असेंबली से उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। उसका मतलब ये कि प्रोसीडिंग्स में फलस्तीन हिस्सा ले सकता है, लेकिन उसको एक सॉवरन स्टेट का वो हक नहीं दिया गया है। तो जब अगर उसको सॉवरन स्टेट तस्लीम कर लिया जाए, तो फिर तो बात खत्म हो जाती है ना, फिर तो टू स्टेट थ्योरी तो बन जाती है, फिर ऑटोमेटिकली इजराइल का वो ग्रेटर इजराइल का मकसद जो है वो खत्म हो जाता है। तो इससे वो इज्तनाब कर रहा है। मेरा इस वक्त तजिया ये है, मैं इस वक्त जो डॉट्स मिलाता हूँ, मुझे ये नजर आता है कि टू स्टेट थ्योरी को जिस तरह ओस्लो अकॉर्ड के बाद कुछ अरसे के लिए कागजों पर चलाया गया बगैर मेंबरशिप दिए हुए, वो जब तक सऊदी अरब उसको ज़ाहिरा तस्लीम कर लेगा और बहुत सारे ममालिक तस्लीम कर लेंगे, और पाकिस्तान का भी यही मकसद था जो डार साहब और बाकी फरमा रहे हैं कि अगर टू स्टेट थ्योरी बन जाता है तो उसके बाद फिर सोचा जा सकता है इजराइल के बारे में, तो फिर बहुत सारे ममालिक उसको तस्लीम करते। कितना अरसा वो ठहरता है अपनी जुबान पर, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ 1948 से लेके अभी तक। जब भी इजराइल ने जो कमिटमेंट की है उसको तोड़ा है, जो भी सीज फायर हुआ है उसको तोड़ा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने बड़ा अहम तजिया इस मामले पर पेश किया। प्रोग्राम के आखिर में एक दिलचस्प इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते चलें। 31 जुलाई 2025 वो तारीखी दिन है जब पाकिस्तान का जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के शीचांग सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। स्पार्को के मुताबिक ये मिशन पाकिस्तान के खलाई सफ़र में न सिर्फ एक तारीखी लम्हा है, बल्कि ज़मीनी मुशाहिदे, माहौलियाती निगरानी, शहरी मनसूबाबंदी, ज़राअत और कुदरती आफात से निपटने जैसे अहम कौमी शोबों में हकीकी तब्दीली का बायस भी बनेगा। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस ये सैटेलाइट सैलाब, ज़लज़ले, ग्लेशियर्स के पिघलने और जंगलात की कटाई जैसे चैलेंजेस की बर वक्त निशानदही और हल तजवीज़ करने में भी अहम किरदार अदा करेगा। CPEC जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स की जियो स्पेशल मैपिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में भी इसकी शमूलियत अहम होगी। पाकिस्तान के खलाई सफ़र का आगाज़ 2011 में पाक-सैट MMR-1 से हुआ था, जिसके बाद पाक-सैट MM-1 और iCube कमर जैसे मिशन तरक्की की बुनियाद बनते गए। ये मुसलसल जदोजहद और तरक्की स्पार्को के विजन 2047 और नेशनल स्पेस पॉलिसी की रोशनी में पाकिस्तान को एक बावकार खलाई ताकत बनाने की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान की ये पेशरफ्त कौमी तरक्की, खुद इन्हिसारी और रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम खलाई टेक्नोलॉजी में ख़ुद कफ़ालत की मंजिल के करीब आ गए हैं या अभी लंबा सफ़र बाकी है? तो अब ये जो मिशन है, ये जो हम एक नया मामला जो है देखने में आ रहा है, इससे काफ़ी हद तक हमें इस तरह की जो डिज़ास्टर हैं उससे कोप करने में मदद मिलेगी। इस खबर के हवाले से आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने तासुरात का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।